तलाक यानी कि डिवोर्स एक ऐसा फैसला जहां आप रिश्ता तोड़ रहे हैं, इमोशनली अलग हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फिनेंशियली अलग होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मास्टर क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिनेंशियल चेकलिस्ट जो आपको बनानी चाहिए अगर आप डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं या फिर आपका जल्दी डिवोर्स होने वाला है। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है ना, इसे भी क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। तो आज मनी मास्टर क्लास में मेरे साथ हैं प्रबलीन वाजपेयी जो कि फिनफिक्स की फाउंडर हैं। इनसे हम समझने वाले हैं कि तलाक जैसी सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल सेपरेशन के लिए क्या कुछ करना होगा। तो प्रबलीन वाजपेयी से मेरी बात होने वाली है क्योंकि अब तलाक जो है हम अपने आसपास जो है इसे टैबू की तरह नहीं देख रहे हैं। लोग एक मैच्योर कपल की तरह फैसला ले रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियली भी सेपरेशन वो करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे खर्चे हों, आपने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हों, आपने घर खरीदा, आपने होम लोन लिया हुआ, इन सब का क्या होगा। तो इस पर क्लैरिटी लेते हैं प्रबलीन से। हाय प्रबलीन, आप मेरे साथ जुड़ी मनी 9 में, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल सेपरेशन, जब आप एक सेपरेशन से गुजर रहे हो अपने रिश्ते में, ये भी बहुत जरूरी हो जाएगा। किस तरह की चेकलिस्ट आपको बनानी चाहिए, कौन सा वो पहला काम है जो आप कहती हैं कि आपको करना चाहिए अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं और यू आर गोइंग थ्रू दिस? Right. Thanks, Priyanka, for having me over. Absolutely, divorce rates are rising and it's a very sensitive issue because ये पूरा aspect काफी messy भी हो जाता है. You're going through emotional trauma as well as you're distancing yourself from each other. In fact, money matters जो हैं ये not only कि during the process of divorce या उसके बाद problem रहते हैं. Money is also a reason for a lot of people heading into divorce. एक 57 से 70% का परसेंटेज है जो डिफरेंट सर्वेज में देखा गया है, जो लोग साइट करते हैं मनी एज अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनकी मैरिज एक्चुअली द डिमाइस ऑफ देयर मैरिज। तो प्रियंका, अगर कोई कोई एक ऐसा रिलेशनशिप में है जहां तनाव है या डिवोर्स की तरफ दे आर हेडिंग या द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, कुछ चीजें डेफिनेटली वो कर सकते हैं जो थोड़ा सा शायद कुछ ईज लाएंगी उनके लिए। सबसे पहली बात तो ये है प्रियंका कि ऐसे टाइम पे आप कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या बड़े परचेजेस अवॉइड करें बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। इट इज बेटर नॉट टू कमिट एनी मनी, चाहे वो किसी कमोडिटी के फॉर्म में हो, गाड़ी हो, घर हो, एसेट बनाना हो या कोई इन्वेस्टमेंट्स हो। उसके अलावा प्रियंका एक अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें। व्हाट आर योर एसेट्स, व्हाट आर योर लायबिलिटीज, बिकॉज एसेट्स बांटना तो भी इजी है, उन पे डिसीजंस लेने ज्यादा इजी हैं, पर जहां तक लायबिलिटीज की बात है, आपके ऊपर कितने लोन्स हैं, वो कौन चुका रहा है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं मैनेज करनी। सो एक लिस्ट बनानी शुरू करें। उसके साथ उस लिस्ट में आप लोगों की इनकम, जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके अपने अभी तक से क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये डॉक्यूमेंट एक एफिडेविट के फॉर्म में जो डिवोर्स की जब फाइलिंग होती है ये अटैच होता है। इसके अलावा इट्स इम्पोर्टेंट कि एक कपल अगर डिवोर्स की तरफ हेड कर रहा है तो वो एक बजटिंग थोड़े डिफरेंट तरीके से करनी शुरू करे। प्रियंका, एक मेंटल मेकअप बनाना शुरू करे बिकॉज फॉर अ मैन कल को क्या पता उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में मेंटेनेंस का पार्ट है उसको इंक्लूड करना पड़े। फॉर अ लेडी मे बी शी ऑल्सो हैज टू केटर टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो अब तक वो कॉमनली हस्बैंड के साथ टेकन केयर ऑफ थी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या लाइफ इंश्योरेंस हो गया। So a basic checklist about everything related to finance, I think, is the first step जो शुरू करनी चाहिए, and avoiding any big purchases or any big commitments in terms of investments. प्रवीण, आपने अभी कहा कि कई डिवोर्सेस की वजह भी पैसा बनता है और आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सेमिनार्स करती हैं, तो आप और स्टडी भी करती रहती है, तो आप क्या पाती है क्यों बनता है पैसा? क्योंकि क्या एक पार्टनर को लगता है कि वो ज्यादा खर्च कर रहा है या दूसरे को लगता है ये एक वजह है? तो क्या आप कहेंगे कपल्स को वो जब भी अपने एक मैरिड लाइफ को हैप्पी करने के लिए पैसों प्लानिंग जो है उनको अपनी अपनी अलग रखनी चाहिए? आपको क्या दिखता है क्यों पैसे वजह बनते हैं डिवोर्स की?
प्रियंका, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है. आई थिंक स्पेंडिंग हैबिट्स एक काफी बड़ा रीजन हो सकती है, बिकॉज एक पार्टनर को ऐसा लग सकता है दैट ही और शी इज द वन हु इज फाइनेंसिंग ऑल द बिल्स, और जो स्पेंडिंग का कंपोनेंट है वो एक दूसरा पार्टनर ऑल द टाइम कर रहा है. इसके अलावा समटाइम्स केयर फॉर योर एल्डरली, या आप अपनी फैमिलीज को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी एक इशू बनता है कपल्स के बीच में. लेट्स से द हस्बैंड वांट्स टू सपोर्ट हिज पेरेंट्स, या कुछ मंथली भेजते हैं, वाइफ करना चाहती है एंड द हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विद इट. सो आइडियली प्रियंका, ये चीज तो डेफिनेटली एक इवन अ वेरी हैप्पीली मैरिड कपल, आई थिंक इसीलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी आप चाहे साथ कर रहे हैं, इट्स लाइक टू दोज रेल्स ऑफ अ रेल ट्रैक की आप साथ चल रहे हैं, बट अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग साथ में रखिए, बट इंडिपेंडेंटली भी यू मेंटेन योर इंडिपेंडेंस, सो दैट कल को अगर बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन एंड we've just seen people like Bill Gates and Melinda Gates file for a divorce. यानी कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल बाद ही होना है डिवोर्स, 20 साल बाद भी आपकी शादी की डिवोर्स हो सकता है. तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू से दोनों की अपनी अपनी रोबस्ट है, आपके अपने कॉम्पोनेंट्स हैं, जहां आप जैसे स्पेंड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आई थिंक डेफिनेटली ईज होगी. Because spending on your family and spending habits otherwise are two big reasons, for conflict. मतलब आप बनाइए जॉइंट फाइनेंशियल प्लान, पर एक इंडिपेंडेंट आप दोनों की एक स्टैंडिंग कमाई और आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड टिप प्रबलीन. अब मैं आती हूँ कि डिवोर्स में अभी आपने कहा कि आपको लिस्ट बनानी है क्या क्या एसेट है, और यहाँ लाइबिलिटीज की आपने बात की. ये बहुत ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ होम लोन्स की. अब होम लोन जो है लोग जॉइंट लेते हैं, घर में जॉइंट ओनरशिप होती है. अब इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसको कैसे सेपरेट किया जाए? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर होम लोन लिया हुआ है, एक घर है जो कि जॉइंट ओनरशिप पे है, तो यहाँ पर किस बात का ख्याल रखना होगा और इससे कैसे निकला जा सकता है? बैंक्स हेल्प करेंगे आपको निकलने में? आइडियली प्रियंका, जितनी चीजें आप अपने लेवल पे सेटल कर लें द बेटर, बिकॉज यू डोंट नो कि जब आप लिटिगेशन में जाते हैं वो कितने साल लगा दे प्रोसेस. सो इसमें हम 3 सिनारियोज लेके चलते हैं. पहला सिनारियो ये है जहां पे लेट्स से एक हस्बैंड एंड वाइफ ने कॉमनली लोन खरीदा है एंड प्रॉपर्टी भी उन दोनों के नाम पे है, एंड दे बोथ को एप्लीकेंट्स इन द होम लोन. तो ऐसा है तो इसका एक वे आउट ये हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को बेच दे, उसके बाद जो प्रोसीड्स आती हैं उससे अपना बचा हुआ लोन को सेटल करें, एंड जो भी अमाउंट बचता है वो आपस में डिवाइड करें. या फिर एक पार्टनर के नाम पे होम लोन पूरा ट्रांसफर हो जाए, और जो अमाउंट दूसरे पार्टनर ने पे किया है उसको सेटल करके जो टाइटल है वो भी एक पार्टनर अपने नाम पे घर को चेंज कर ले. बट ऑफ कोर्स इसमें स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और दूसरे एस्पेक्ट्स होंगे, बट दिस इज इन केस जब दोनों का इक्वल अब तक कंट्रीब्यूशन रहा है. सेकंड सिनारियो होता है प्रियंका, जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ ने अपने पैसे से इंडिपेंडेंटली अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई है. सो लेट्स से कि होम लोन हस्बैंड ने ही लिया, हस्बैंड ने ही पे किया है, और घर भी उन्हीं के नाम पे है. सो द वाइफ इज डेफिनेटली एंटाइटल्ड, उनके पास क्लेम है ऑफ रेजिडेंस, बट क्लेम ऑन प्रॉपर्टी नहीं है डायरेक्टली. मतलब उनको इतना डेफिनेटली अधिकार है कि वो शेल्टर सीक कर सकती हैं या वो घर में रह सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती हैं. एंड सेम हस्बैंड भी अपनी वाइफ की इंडिपेंडेंटली बनाई हुई प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं. ये सब चीजें अलग लिटिगेशन के थ्रू, एलिमनी के थ्रू सेटल होंगी. एंड द थर्ड केस इज जहां पे प्रियंका कई बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड ने लोन लिया है पर उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ले ली, तो एक पॉइंट तक तो क्या होता था कि ये प्रॉपर्टी वाइफ को ही चली जाती थी अंडर द बेनामी एक्ट, बिकॉज हस्बैंड ने पैसा दिया बट देयर इज नो उस चीज का आपने टाइटल जो है वाइफ को दे दिया. अब दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके बाद इस चीज पे अगर हस्बैंड प्रूव कर पाते हैं दैट ही हैज टोटली फंडेड द प्रॉपर्टी, सो ही कैन क्लेम दैट प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वाइफ के नाम पे है वो क्लेम नहीं कर सकते. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं, बट जितना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए प्रियंका द बेटर. एंड एनी कपल हेडिंग फॉर अ प्रॉपर्टी अगर आज खुश हैं, दे आर लुकिंग एट बाइंग अ जॉइंट प्रॉपर्टी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाइफ ने हस्बैंड के अकाउंट में पैसा डाल दिया और फिर वो लोन चुका रहे हैं, चाहे दोनों के नाम पे हो. मतलब अगर आपकी जॉइंट ओनरशिप है तो आप अपने अपने बैंक से दीजिए लोन, एंड क्लियर रखिए फाइनेंशियल मैटर्स में.
मतलब ट्रस्ट इश्यूज शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद हाउ हैप्पीली मैरिड यू आर। राइट अच्छा, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस हो जिसमें वाइफ भी इंक्लूडेड हो, पूरी फैमिली का वो इंश्योरेंस हो, वहां पर फिर चेंजेस करने होंगे। और साथ ही में जो लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, उसमें नॉमिनी में अक्सर लोग स्पाउसेस के ही नाम देते हैं, वहां पर भी चेंज करना होगा प्रवीण। बिल्कुल। आइडियली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग स्पाउस को ही डालते हैं प्रियंका, एंड ऑब्वियसली अगर स्पेशली ये डिसीजंस इस चीज पे भी डिपेंडेंट है कि कितने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप के थ्रू आपका डिवोर्स हो रहा है। क्या पता ऐसा हो कि हस्बैंड के पेरेंट्स दे आर नो मोर और एक ही बच्चा हो, सो इवन आफ्टर डिवोर्स ही मे वांट कि वाइफ बेनिफिशियरी रहे या टिल द चाइल्ड इज अ मेजर। सो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट आइडियली इन मोस्ट केसेस आप ऑब्वियसली बेनिफिशियरी को चेंज करेंगे एंड आप अपने पेरेंट्स को या जिसको भी आप मानते हैं, या आपने कल को सेकंड शादी की है, चाहे लेडी ने चाहे पुरुष ने, वो अकॉर्डिंगली नेम्स चेंज करेंगे। एंड सो इवन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज आप अगर आपका फैमिली फ्लोटर है, यू कैन बी रिमूव्ड एज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट पॉलिसी। सो आपको अपनी पॉलिसी के लिए इंडिपेंडेंटली केटर करना है। इसमें एक चीज होती है प्रियंका जिसको हम मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। तो अगर उसके तहत कोई लाइफ इंश्योरेंस किसी आदमी ने लिया है एंड अब उनका डिवोर्स हो गया एंड ही डजंट वांट हिज एक्स वाइफ टू बी अ बेनिफिशियरी एनीमोर, तो फिर उनको एक नई पॉलिसी लेनी चाहिए, बिकॉज अंडर दिस पॉलिसी अगर कुछ हो जाता है, इज नॉट चेंजिंग, सो अंडर एनी सिचुएशंस वो वाइफ के पास ही जाएगा। तो ऐसे में देन ही शुड स्टार्ट विद द फ्रेश पॉलिसी एंड मेक हिज पेरेंट्स द बेनिफिशियरी। देखना होगा कि वो MWP एक्ट वाला जो है वो अमूमन हाँ आजकल जी सारी पॉलिसीज में इसको इंक्लूडेड रखते हैं। जी बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट है तो अलग कर लें, बैंक क्लोज कर दें। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जैसे बैंक अकाउंट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, सो इनमें भी नॉमिनेशंस रहते हैं। कई बार इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी जॉइंट हो सकती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। सो इन चीजों को सेपरेट आउट करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आई रिटरेट वन थिंग दैट कोर्ट पहुंचने से पहले जितनी चीजें आप अपने लेवल पे मैनेज कर लें द बेटर। प्रोबेबली आप लोग एमिकेबली डिसाइड कर सकता है कपल कि हम इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट्स में जितना जिसका प्रोपोर्शन है आप अपना मनी मूव कर लें, एफडीज को तोड़ लें, सो दैट जितना चीज लिटिगेशन में ना जाए उतना उनका टाइम एफर्ट एंड प्रॉब्ली मनी आल्सो इन द फॉर्म ऑफ फी एक्चुअली बचेगा। जो बिकॉज इन्वेस्टमेंट है और बैंक अकाउंट है उसमें अगर नॉमिनी का नाम मुझे बदलना है तो जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने वो प्रोडक्ट लिया है मैं वहां जाकर के ये चेंज कर सकती हूँ, राइट प्रॉब्ली? अगर मैं चाहूंगी तो नाम वहां पे इजीली कुछ पेपर वर्क करके मैं चेंज कर सकती हूँ, राइट? जी जी बिल्कुल प्रियंका, इनफैक्ट इवन कई बार जब लोग दे हैव नॉट हेडेड फॉर अ डिवोर्स या शायद वो डिवोर्स ना ले पर थोड़े स्ट्रेन रिलेशनशिप्स होते हैं, लोग कई बार प्रेफर करते हैं कि वो बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना दे। बट देयर इज इंपॉर्टेंट कैच हियर कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं है तो ये गार्जियन की जरूरत है। तो आपका लीगल गार्डियन कौन है फिर उस बच्चे का? या तो आप विल में मेंशन कर रहे हैं, कल को आपको कुछ हो गया, सो अंडर गार्जियनशिप भी आप अपने बच्चों को भी बना सकते हैं। एंड प्रोसेस इज वेरी सिंपल। कुछ चीजें ऑनलाइन भी हो सकती हैं, कुछ चीजें बैंक जाके या जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां जाके। एंड इसमें ईपीएफ पीपीएफ प्रियंका इन चीजों को भी इंक्लूड करना या दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं, हम लोग कई बार भूल ही जाते हैं कि जैसे ईपीएफ हो गया क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है, ऑफिस रिलेटेड है, उसमें भी आपको बेनिफिशियरी को चेंज करना बहुत जरूरी है। राइट। एलिमनी मिलता है अक्सर, जब भी डिवोर्स के केसेस होते हैं तो एक रकम जो है वो मिलती है, ज्यादातर हमने औरतों को देखा है वो मिलता हुआ। अगर मैं दोनों एलिमनी जो मिलेगी उसका क्या कैलकुलेशन होता है और उस पे क्या कुछ हमें पर्सनल फाइनेंस के तौर पर आप क्या टिप देना चाहेंगी? और अगर वाइफ जो है वो अच्छी पोजीशन पर है, आजकल लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, और अगर हस्बैंड शायद उतने अच्छे फाइनेंशियली पोजीशन में नहीं है तो क्या हस्बैंड भी क्लेम कर सकते हैं एलिमनी प्रॉब्ली? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं हल्का सा सॉफ्ट है लॉज जो फेवर करते हैं विमेन को, पर ये गलत होगा बोलना कि हमेशा शी इज ओनली द विक्टिम। द मैन कैन आल्सो बी अ विक्टिम इन अ सर्टेन केसेस। तो डेफिनेटली एलिमनी इन मेजॉरिटी केसेस वाइफ को मिलती है। एलिमनी और मेंटेनेंस में प्रियंका थोड़ा सा फर्क है। एलिमनी इज मोस्टली अ वन टाइम सेटलमेंट एंड मेंटेनेंस इज समथिंग दैट इज गिवन ऑन अ मंथली बेसिस। सो अगर हम एलिमनी की बात करें, इसका कोई बहुत फिक्स्ड ग्राउंड अप परसेंटेज नहीं है, बट यूजुअली देखा गया है 25 से 50% की रेंज में जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है।
बट एब्सोल्युटली ऑन द बेसिस ऑफ दोनों की क्या अर्निंग्स हैं करंट, उन दोनों की अपनी फैमिली बैकग्राउंड्स के हिसाब से व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट दे बोथ आर होल्डिंग, इट इज पॉसिबल दैट वाइफ्स आर द वेल ऑफ फैमिली से हो. सो दोनों की क्या एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या हैं, एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रियंका, हाउ मेनी इयर्स इनटू मैरिज एक्चुअली. सी 2 साल की शादी के बाद जो एलिमनी मिलेगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम 20 years of marriage. So how many years have you invested in that marriage is, I think, a very very crucial component. और एलिमनी के पैसे पे टैक्स देना होगा जैसे एलिमनी मिलेगी? प्रियंका, जो वन टाइम मिलता है, जितनी मेरी नॉलेज कहती है कि उसको हम लोग एक कैपिटल रिसीट्स की तरह देखते हैं, इसलिए वो इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स 1961 का एक्ट है, उसके अंदर उसको टैक्सेबल इनकम की तरह नहीं देखा जाता है वन टाइम पेमेंट को. पर जब मेंटेनेंस आपको मंथली बेसिस पे मिलती है, लेट्स से आपके पास बच्चे की कस्टडी है एंड द लेडी इज गेटिंग मनी ऑन अ मंथली बेसिस, तो उस चीज को हम इनकम की तरह वो टैक्स हो सकती है. एंड यहाँ पे यूएस वगैरह में अगर कोई आदमी एलिमनी मेंटेनेंस दे रहे हैं, ही कैन काइंड ऑफ क्लेम दैट पार्ट फ्रॉम हिज एज डिडक्शन. इंडिया में डिडक्शन को क्लेम करने का कोई तरीका नहीं है. एंड just to complete what you had asked, a man can also get alimony, but the reverse can also happen, but it's mostly in the cases where there is some physical disability or some other issue where he's not able to work. ओके फाइन, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था, बहुत सारी बातें पता चली हमें और मुझे लगता है ये जाननी भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रवलीन जैसा बता रही थी कि पैसा जो वो एक वजह बनता है, तो एक टिप जो प्रवलीन ने की इस बातचीत में, और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स जो है, एक इंडिपेंडेंस हर के प्लान में होना चाहिए, औरत के प्लान में भी और पुरुष के प्लान में भी, ताकि इस तरह के सिचुएशंस अगर खड़े भी हो जाते हैं तो कम से कम आप दोनों के जो है फाइनेंशियल प्लान अपनी अपनी राह चल सके. थैंक यू सो मच प्रवलीन बाजपेयी हमारे साथ ही मनी मास्टर क्लास में. और अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भेजें इस वीडियो पर. अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो पूछे, इस बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो लिखकर भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.